जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज है डेट 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को जो रेलेवेंट एडिटोरियल्स आए हैं उसकी हम डिस्कशन करेंगे। हिंदू का पेपर आज नहीं आया। आई सपोज कि आज हिंदू का पेपर, क्योंकि कल मकर संक्रांति के कारण शायद हो सकता है कि हिंदू का पेपर इसी कारण ना आया हो, ऑनलाइन भी नहीं आया था। और अगर हम इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में से हमको 3 रेलेवेंट एडिटोरियल्स लगे। एक एडिटोरियल और है जो कि श्याम सरन ने लिखा है, सियाचिन से रिलेटेड है। वो एडिटोरियल को या उस टॉपिक को हम एक डिटेल्ड वे में फ्यू मिनट सीरीज में डिस्कस करेंगे, नहीं तो अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबा चले जाएगा। बट एनी विच वेज 3 एडिटोरियल्स इंडियन एक्सप्रेस के हैं जो आज जिसकी हम चर्चा करेंगे, जो रेलेवेंट लगे। और जैसे कि आप जानते हैं हर एक एडिटोरियल के एंड में एक क्वेश्चन दिया जाएगा। वो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चन का जो कंटेंट है वो आपको विद इन द एडिटोरियल बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन को। पहला एडिटोरियल है द बेयर मिनिमम। देखिए, अब काफ़ी लंबे टाइम से ना इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल्स अशोक गुलाटी के आ रहे थे, जहां पे वो कह रहे थे कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, अब चलो फार्म लॉस को तो रिपील कर दिया, ठीक है, लेकिन फार्मर्स की फिर ये डिमांड थी कि जी एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। तो अशोक गुलाटी के बहुत सारे एडिटोरियल्स आए थे जहां पे उन्होंने ये लिखा था, मेंशन किया था कि एमएसपी जो है अगर लीगलाइज हो जाएगा तो वो फाइनेंशियली वो फीजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एमएसपी को हम लीगलाइज कर देंगे तो इसे जो खरीदार है किसान के अनाज का, वो सिर्फ एक ही होगा, यानी कि भारत सरकार। ठीक है, तो अशोक गुलाटी ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए थे कि वाई एमएसपी इज नॉट गुड। उन्होंने पहला कहा था कि भाई एमएसपी डज नॉट अलाउ द मार्केट्स टू डिस्कवर द प्राइसेस, कि भाई हम मार्केट इकोनॉमी में रह रहे हैं तो लेट द मार्केट डिसाइड। हम अगर सप्लाई डिमांड के मैकेनिक्स की बात करें तो अपने आप जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है मार्केट डिस्कवर करेगा। तो अगर एग्रीकल्चर की हम बात करें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें, तो अगर हम सच में ये अशोक गुलाटी ने बोला है कि भाई अगर हम चाहते हैं कि फार्मर्स की इनकम डबल हो, फार्मर्स और प्रॉफिट कर सकें एग्रीकल्चर से, तो लेट द मार्केट डिसाइड द प्राइसेस। ये बात उन्होंने कही थी। दूसरी बात, जैसे मैंने अभी बोली कि भाई अगर हम एमएसपी को लीगलाइज कर देंगे तो जो किसान का जो अनाज है वो उसका जो खरीदार होगा सिर्फ एक होगा, सरकारी होगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर बाहर मार्केट में अगर मार्केट प्राइस जो है वो एमएसपी से कम होगा तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं तो वो क्यों प्रोक्योर करेंगे क्रॉप्स को एमएसपी पे। ठीक है, तो उनको तो फायदा होगा कि भाई मार्केट से प्रोक्योर किया जाए, अगर तो मार्केट प्राइस एमएसपी से नीचे जाती है। ठीक है, सो अब यहाँ पे एक और सजेशन दिया गया था जो अशोक गुलाटी ने कहा था कि भाई एमएसपी के बजाय एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो। फॉर एग्जांपल जैसे किसान की जितनी भी ज़मीन है, ठीक है, जितना भी उसके पास मान लीजिए 1 हेक्टेयर की, क्योंकि एवरेज जो लैंड होल्डिंग है इंडियन फार्मर की वो 1 हेक्टेयर से भी कम है। ठीक है, तो जितनी उसके पास ज़मीन है तो उसको बजाय कि एमएसपी दी जाए, तो उसको बजाय उसके यील्ड के ऊपर, उसके जो लैंड के ऊपर उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिला जाए। ठीक है, सो बेटर वे टू एड्रेस द पॉसिबल इनकम गैप इज टू गिव एन इनकम सपोर्ट बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कि एमएसपी नहीं होना चाहिए। तो ये तो बातें अशोक गुलाटी ने कही थी। अब इस आर्टिकल में जो ऑथर हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कि वाई एमएसपी शुड बी गिवन। ठीक है, देखिए अब किसान जब अपना सीड्स ग्रो कर, जब सीड सो करते हैं, जब क्रॉप, देखिए वो तो एक साइकिल है ना, 4-5 महीने लगेंगे क्रॉप को ग्रो होने में। अब उसको बीच रास्ते तो नहीं वो अबैंडन कर सकते। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्ट करते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको जब लगता है कि भी आपके स्टॉक की प्राइसेस नीचे जा रही हैं, आप एग्जिट कर सकते हैं, आप अपने स्टॉक्स की ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किसान तो ये काम नहीं कर सकता ना। जब एक क्रॉप ग्रो होगा तो वो 5-6 महीने के बाद होगा, जब तक वो हार्वेस्ट नहीं होता तब तक तो किसान उस क्रॉप को अबैंडन नहीं कर सकता। ठीक है, अब आपको पता है कि एग्रीकल्चर में बहुत सारी अनसर्टनिटीज होती हैं। ठीक है, बारिश हो, बाढ़ आ जाए, ड्रॉट हो, ठीक है, अनसीजनल शावर्स हो, पेस्ट अटैक हो, ठीक है, लोकस्ट अटैक हो। तो अभी जैसे हम नॉर्थ इंडिया में भी देख रहे हैं कि कितनी बारिशें चल रही हैं। ठीक है, तो अब ये तो किसान के हाथ में नहीं है। नाउ दीज फैक्टर्स आर आउट ऑफ कंट्रोल। तो अब इसके चलते डेफिनेटली जो उसकी अनाज, जो किसान की जो फसल है उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, फसल खराब हो सकती है। तो एमएसपी देने से, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस को हम कहते हैं, दिस प्रोवाइड्स अ पावरफुल सिग्नल टू द फार्मर। एक सिक्योरिटी मिलती है, एक एश्योरेंस मिलती है कि भाई कोई बात नहीं, चाहे जो भी हो, लेकिन कोई ना कोई खरीदार तो है जो आपका अनाज खरीदेगा, तो भारत सरकार आपका अनाज इतने दाम पे जरूर खरीदेगी। ठीक है, तो एमएसपी एक चॉइस रहता है किसान के पास जब उसने क्रॉप सो करना है या जब उसने हार्वेस्ट करना है। तो एमएसपी का मैकेनिज्म जो है वो इंश्योर करता है किसानों को कि देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो आपको आपके अनाज पे मिलेगी मिलेगी। फिर एक और बात भी आती है, वो वैसे हम एमएसपी को लीगलाइज क्यों ना करें, उस बात में आती है कि देखिए अब एमएसपी को अगर हम लीगलाइज कर देंगे तो उसका एक डाउन टर्न ये भी है कि ऑलरेडी अभी किसानों को इंसेंटिव नहीं मिलता कि वो वीट और राइस ही ग्रो करते रहते हैं, बिकॉज वीट और राइस की जो एमएसपी बहुत अट्रैक्टिव लगती है उनको। तो हम एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन कैसे करेंगे अगर हम एमएसपी लगा देंगे? और अगर एमएसपी लगानी ही है तो फिर एक और बात आती है कि एमएसपी के सारे 24 के 24 क्रॉप्स पे लगाओ। ठीक है, अब एमएसपी के फायदे भी हैं यानी कि एमएसपी के नुकसान भी हैं, तो हमने दोनों बातें समझ ली हैं।
अब मिनिमम लीगल गारंटी की बात करें तो एमएसपी का जो एम है वो मैक्सिमम नहीं मिनिमम है, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नॉट द मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसमें इस एडिटोरियल में ऑथर का ये कहना है कि देखिए ये तो बेयर असेंशियल है, इतनी तो नेसेसिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो फार्मर्स हैं ऑब्वियसली उनकी जो लैंड होल्डिंग साइज है बहुत कम है, ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स हैं यहाँ पे, और ऑब्वियसली उनकी इतनी कमाई भी नहीं होती है। तो इस सर्कमस्टांसेस में कि एग्रीकल्चर में इतनी अनसर्टनिटीज़ होती हैं, वेदर अनसर्टनिटी की बात करें, मार्केट अनसर्टनिटीज़ की बात करें, तो एक बेयर असेंशियल सपोर्ट तो सरकार का चाहिए किसानों को। सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसपी तब ज्यादा आता है जब मार्केट्स आर नॉट एबल टू डिसाइड द प्राइस करेक्टली, ठीक है। अगर हम सिर्फ मार्केट्स के ऊपर इंडियन एग्रीकल्चर को छोड़ देंगे, देखिए अब हर एक चीज़ के फायदे नुकसान दोनों होते हैं, लेकिन विदाउट द एमएसपी जो फार्मर होगा वो मोहताज रह जाएगा मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो अब उसके अनाज की जो कितनी वैल्यू है, क्या डिस्कवरी होगी प्राइस की, अगर हम सिर्फ मार्केट्स के ऊपर छोड़ देंगे तो डेफिनेटली अब वो प्राइसेस तो नीचे भी जा सकते हैं ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है, मार्केट में भी वोलेटिलिटी रहती है, ठीक है। सो एमएसपी रिजीम होने से जो फार्मर्स हैं, जो फार्म फ्रेटर्निटी हैं, एटलीस्ट वो बैंकरप्ट नहीं होंगे, ठीक है। एटलीस्ट उनको इस बात की इतनी श्योरिटी होगी कि भाई हमारे अनाज पे हमको मिनिमम इतना दाम मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल हम राइस की बात करें, वीट की बात करें कि भाई प्रति क्विंटल हमको 1500 रुपये मिलेंगे या प्रति क्विंटल 1700 रुपये मिलेंगे, तो इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और ये आर्ग्यूमेंट, ऐसा इस एडिटोरियल में ऑथर का कहना है कि ये जो आर्ग्यूमेंट अशोक गुलाटी ने दिया था कि जो सारा का सारा अनाज है वो सिर्फ भारत सरकार ही प्रोक्योर करेगा, कि ये भी गलत है, ठीक है। कि ऑब्वियसली हमने ये बात डिस्कस करी थी जब अशोक गुलाटी के एडिटोरियल्स आए थे कि भाई अगर सारा का सारा जो अनाज है अगर एक ही यानी कि भारत सरकार ही प्रोक्योर करेगा तो वो फिस्कली कितना ज़्यादा ड्रेनिंग होगा फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर। तो ऑन दी अदर हैंड इस एडिटोरियल में ये बात करी गई है कि इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट, सपोर्ट ऑफ द स्टेट कूल्स द मार्केट्स व्हेन द मार्केट्स गेट ओवरहीटेड, जब मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है। अब यहाँ पे इस एडिटोरियल में अमूल की भी बात करी गई है, अमूल मॉडल की, ठीक है। अब देखिए अमूल एक बहुत सक्सेसिव मॉडल है, एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है अगर हम अपने डेयरी सेक्टर की बात करें, ठीक है। तो अमूल मॉडल रिकॉग्नाइज द इनहेरेंट पावर ऑफ मार्केट्स, लेकिन अमूल का जो सक्सेस था वो भी रातों रात नहीं हुआ था। अगर हम कोऑपरेटिव सेक्टर्स की बात करें या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो अमूल को भी लगा टाइम सक्सेसफुल होने के लिए। क्यों अमूल सक्सेसफुल क्यों हुआ इतने सालों बाद? बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स वर मेड इन ब्रीड इंप्रूवमेंट, वेटनरी सर्विसेज, बेटर कैटल फीड। तो इन्वेस्टमेंट्स करनी बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई अगर एग्रीकल्चर को भी हम अगर सक्सेसफुल करना चाहते हैं, अगर हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारे फार्मर्स की इनकम डबल हो, ट्रिपल हो, तो हमको इंडियन एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है। तो उनके हिसाब से जो एमएसपी है, इस एडिटोरियल में जो ऑथर कह रहे हैं कि जो एमएसपी भी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी है, वो भी एक किस्म का इन्वेस्टमेंट ही है जो कि भारत सरकार कर रही है ताकि हमारा एग्रीकल्चर स्टेबल रह सके, प्रॉस्परस रह सके। तो यहाँ पे अंत में ये कह रहे हैं दैट लेट अस यूज द एमएसपी फ्रेमवर्क स्मार्टली ऑन द डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स सो दैट वी कैन अश्योर द फार्मर्स कि भाई वो बैंकरप्ट नहीं होंगे, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहे मार्केट में वोलेटिलिटी रहे लेकिन उनको कम से कम इतना दाम तो उनके अनाज पे उनको मिलेगा ही मिलेगा। अब ये एडिटोरियल था। क्वेश्चन क्या बनता है इसमें से? क्वेश्चन बनता है व्हाइल प्रोवाइडिंग अ लीगल एमएसपी इज ऑफन सेड टू बी फिस्कली इनफीजिबल, ठीक है, यानी कि फिस्कली नॉट पॉसिबल। इंश्योरिंग एमएसपी टू द फार्मर विल इंश्योर हिम नॉट गोइंग बैंकरप्ट। जस्टिफाई, क्या आपको लगता है ये सही है? तो इसको जस्टिफाई करिए, इसको आप आंसर कर सकते हैं बहुत आसानी से इस एडिटोरियल को पढ़ के। तो अगले एडिटोरियल के टुवर्ड्स चलते हैं। अगला एडिटोरियल है होल्स इन सेफ्टी नेट। किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है यहाँ पे? मनरेगा के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात करें ना, दिस हैज प्लेड अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल एज फार एज एलिवेटिंग द इकोनॉमिक हार्डशिप इज कंसर्न। तो मनरेगा को आए को तो काफ़ी साल हो गए, खास करके अब पैंडेमिक की बात करें तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, बहुत सारे माइग्रेंट क्राइसिस हमने देखा 2020 में, है ना, सक्सेसिव वेव्स ऑफ वायरस के बाद हम देख रहे थे कितने सारे लोगों को ले ऑफ किया जा रहा था, खास करके जो हमारे माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, सेमी अर्बन एरियाज में रहते हैं। तो इसके चलते बहुत सारे लोगों के पास जब काम नहीं था तो उन्होंने मनरेगा में अपने आप को एनरोल किया। तो अगर हम 2020-21 की बात करें, जो पहला साल था पैंडेमिक का, तो 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मनरेगा में एनरोल किया। इससे पहले की बात करें 2019-20 तक तो मनरेगा की जो एनरोलमेंट थी 8 करोड़ के आसपास थी। तो यानी कि 3-3.5 करोड़ की बढ़ोतरी हमने देखी मनरेगा की एनरोलमेंट में। तो मनरेगा की बात करें तो केंद्र सरकार ने भी, अब देखिए ऑब्वियसली अब एक एटलीस्ट एक सहारा तो था कि एटलीस्ट अगर जो बेरोजगार हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, एटलीस्ट वो मनरेगा में काम कर सकते थे। तो एटलीस्ट ये ऑप्शन था अवेलेबल उनके पास, ठीक है। तो अब मनरेगा में जितनी मर्जी राजनीति हो कि वो कांग्रेस ने शुरू किया था, ये है वो राजनीति को छोड़ के, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर भी इस मुसीबत पे, इस खास करके पैंडेमिक के टाइम पे मनरेगा की स्कीम का जो बजट था वो और बढ़ा दिया। तो वो बढ़ाया 1 लाख करोड़
रुपए ज़्यादा उसको ग्रांट मिला, ठीक है, इन द ईयर 2020-21 टू मीट द सर्जिंग डिमांड, बिकॉज बहुत सारे लोग मनरेगा में काम करना चाहते थे, नौकरी वैसे नहीं थी, तो एटलीस्ट मनरेगा में काम करके कुछ तो वो पैसे कमा सकते थे। अब ये तो चलो एक बात होगी, लेकिन इंटरेस्टिंगली कुछ बातें सामने आई हैं, कुछ लिमिटेशंस की बात करें, लूप होल्स की बात करें, कुछ लूप होल्स सामने आए हैं मनरेगा की इंप्लीमेंटेशन में, खास करके इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो क्या हुआ था, एक सोशल ऑडिट हुआ था बाय द रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन झारखंड। अब वहां पे कुछ ऐसे इरेगुलरिटीज, कुछ लूप होल्स हमारे सामने आए हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो ठेकेदार हैं, इंस्टेड के वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को वो क्या कर रहे हैं, इंस्टेड के वो जो लोकल वर्कर्स हैं, यानी कि जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दे, वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स को वहाँ पे एम्प्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जो डिमांड जहाँ से आ रही है, जो लोकल वर्क सीकर्स हैं, रूरल जो वर्कर्स हैं, अब उनको काम नहीं दिया जा रहा, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स को, यानी कि जो शहरों से आ रहे हैं, उनको काम दिया जा रहा है मनरेगा का। उसके बाद चलो जिनको काम मिल भी रहा है मनरेगा में, उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, ठीक है, अटेंडेंस सही तरह से एंटर नहीं की जा रही है, ठीक है। मटेरियल सप्लाई की बात करें, नो मटेरियल सप्लाई डिस्पाइट पेमेंट मेड टू वेंडर, ठीक है। अब कई तरह के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स बनाए जाते हैं मनरेगा के अंडर, अगर हम बात करें, ठीक है, तो सड़क बनाने की अगर हम बात करें, ठीक है, पॉन्ड्स बनाने की बात करें, तो इसमें जो भी सामान चाहिए होता है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स बनाने के लिए, तो इसके लिए जो सामान खरीदा जा रहा है जिस वेंडर से, पेपर में तो दिखाया जा रहा है कि भी सामान खरीदा गया, प्रोक्योर किया गया, लेकिन वो कहाँ लगा है, उसका प्रॉपर एक मैकेनिज्म नहीं है। तो ये बातें ऑडिट से पता लगी हैं। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात ये सामने आई है, वेज पेमेंट डन विदाउट वर्क, यानी कि कागजी चीज़ों में, कागजी रिकॉर्ड में शो कर रहे हैं कि जी हमने सैलरी दे दी है, कि जी मनरेगा के अंदर जो भी फंड्स आ रहे थे वो वर्कर्स को दे दिए हैं, लेकिन काम पूरा हुआ नहीं है, ठीक है। और वर्क नॉट फाउंड ऑन ग्राउंड, यानी कि इतने सारे फंड्स अगर असेट क्रिएशन को जा रहे हैं, सड़कें बनाने में, पॉन्ड्स बनाने में, ठीक है, इस तरह की चीज़ों बनाने में अगर इतने फंड्स जा रहे हैं, लेकिन काम कहाँ पे हो रहा है, काम हो नहीं रहा, लेकिन पैसे कौन खा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो विचोलिए हैं, जो मिडलमैन हैं, जो लोअर लेवल ब्यूरोक्रेसी है, ये पैसे खा रहे हैं। तो इस तरह के जो लूप होल्स हैं, ये सामने आए हैं अंडर मनरेगा। तो इस एडिटोरियल में से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ कंडक्टिंग सोशल ऑडिट्स ऑफ द सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स लाइक मनरेगा, ब्रीफली एन्यूमरेट द लीकेजेस रिलेटेड टू मनरेगा व्हिच वर डिस्कवर्ड रिसेंटली इन झारखंड। तो वेरी इजी क्वेश्चन, आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं इस एडिटोरियल में से गो थ्रू करके। चलिए लास्ट आर्टिकल दोस्तों आज का, द इंडो पैसिफिक अपॉर्चुनिटी, राजीव भाटिया ने लिखा है, फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं। अब क्या कंटेक्स्ट है इस आर्टिकल का, तो यहाँ पे इंडो पैसिफिक की बात करेगी। अब इंडो पैसिफिक जैसे आप जानते हैं कि भी जब से अमेरिका ने भी विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, तब से इंडो पैसिफिक में काफ़ी हलचल चल रही है, ठीक है, काफ़ी इंगेजमेंट बहुत सारी कंट्रीज के इंडो पैसिफिक में चल रही है। तो इंडो पैसिफिक हैज़ बिकम द इमर्जिंग हॉटस्पॉट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, शाल वी से। अब ये जो रीजन है इंडो पैसिफिक इज सेंट्रल टू द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड पीस, और 9 कंट्रीज एट द मोमेंट आर की प्लेयर्स इन दिस रीजन, ठीक है। तो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, कितना सारा ट्रेड होता है यहाँ से इंडो पैसिफिक में, है ना। तो अब अगर हम बाकी प्लेयर्स की बात करें, बाकी कंट्रीज की बात करें जो यहाँ पे इमर्ज कर रहे हैं एज एक्टिव प्लेयर्स, तो अमेरिका से लेके चाइना, जापान, इंडिया, जर्मनी, यूके, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, तो ये सब कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। देखिए प्राइमरीली तो आपको भी पता है, ये सब ट्रेड और पीस की बातें तो एक तरफ, लेकिन प्राइमरीली ये सब कंट्रीज क्यों इन्वॉल्व हैं, चाइना का जो राइज है, कैसे चाइना को कंटेन किया जा सकता है इंडो पैसिफिक में। इंडो पैसिफिक में साउथ चाइना सी भी है, ईस्ट चाइना सी भी है, और जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना की जो मिलिट्री डोमिनेंस है, जो नेवल डोमिनेंस है, वो बढ़ रही है। और चाइना वैसे भी जो छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज हैं, स्पेशली जो एशियन कंट्रीज हैं, उनको बहुत ज़्यादा दबाता है, ठीक है, उनके साथ बहुत ज़्यादा धक्का करता है चाइना, ठीक है, और डेफिनेटली नेविगेशन राइट्स अपहोल्ड नहीं करता चाइना। तो जो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स है इस रीजन के, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करेंगे, और खास करके ये जो 9 कंट्रीज़ हैं, इनके आपस में कैसे रिलेशन रहते हैं, ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होगा एज फार एज द जियो पॉलिटिक्स एंड द जियो इकोनॉमिक्स ऑफ द इंडो पैसिफिक इज कंसर्न, स्पेशली इन द टाइम टू कम, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पेचीदा जो सिचुएशन रहेगी देखने वाली, वो होगी यूएस और चाइना की इक्वेशन की। अब अभी फिलहाल अगर यूएसए और चाइना की बात करें, तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं, है ना, क्या क्या डिफरेंसेस हैं यूएसए और चाइना के बीच में, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां पे दोनों के बीच में खटकती है। तो पहली हम बात करें कि जो चाइना की पॉलिसी है एज फार एज द साउथ चाइना सी इज कंसर्न, द ईस्ट चाइना सी इज कंसर्न, ठीक है, अग्रेसिव जो पॉलिसीज चाइना की हैं इन दिस रीजन, अग्रेसिव पोस्चर्स की बात करें टुवर्ड्स ताइवान, टुवर्ड्स हांगकॉन्ग, ठीक है, ह्यूमन राइट वायलेशंस की बात करें ऑफ द ईगर मुस्लिम्स हैपनिंग इन द जिनजियांग प्रोविंस, ठीक है, असर्टिव इकोनॉमिक आउटरीच की बात करें बाय चाइना इन द इंडो पैसिफिक,
ठीक है। अब यूएसए क्या कर रहा है, देखिए यूएसए भी बहुत स्मार्ट है। तो यूएसए एक तरफ तो चाह रहा है कि भाई उसके जो फ्रेंड्स हैं, अब यूएसए ने क्वाड बनाया है, ऑकस बनाया है, ठीक है, उसके जो फ्रेंड्स हैं भाई इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, फ्रांस है ना, न्यूजीलैंड हो गया, ये कैसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व करके एंगेज, हाउ कैन दे फॉर्म एन इंटीग्रेटेड डेटरेंस टू चाइना। ऑकस है, क्वाड है, और पर एट द सेम टाइम यूएसए जो डायलॉग की अपॉर्चुनिटी है वो भी क्लोज नहीं करना चाहता कि भाई डेटरेंस के मामले में, अब जैसे ऑकस है एक मिलिट्री पैक्ट है, क्वाड है वो एक मिलिट्री पैक्ट नहीं है, बट चलो साइकोलॉजिकली एक बात होती है कि भाई चलो एक यूएसए इस तरह के ब्लॉक्स बना रहा है जो कि चाइना के राइस को कंटेन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यूएसए साथ के साथ जो डायलॉग के ऑप्शंस हैं वो भी ओपन रखना चाहता है, कंप्लीटली क्लोज नहीं रखना चाहता। अब अगर हम रीजनल ग्रुपिंग्स की बात करें इंडो पैसिफिक में, तो देखिए 2021 में क्वाड बहुत चर्चा में रहा था, है ना, जो बाइडन जब से आए थे तब से क्वाड को लेके बहुत सारी बातें करेगी। क्वाड जैसे आप जानते हैं यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हम बात करें सितंबर 2021 में ऑकस का ब्लॉक बना। ऑकस एक मिलिट्री ब्लॉक है, क्वाड एक मिलिट्री ब्लॉक नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं ऑकस में ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएस है। तो जैसे आप ये भी जानते हैं कि ऑकस में यूएस ने कमिट किया है कि वो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी देगा। तो इसके चलते काफ़ी सारी कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड इंडिया ऑल्सो गॉट अपसेट कि भाई ऐसी इंडिया को एक्सपेक्टेशन थी क्वाड में से कि यूएस हेल्प करेगा इंडिया को मिलिटरीली, और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की अपनी डील थी। सबमरीन्स की बात करें, राइट, इफ यू गो बैक टू 2018, तो फ्रांस को भी बहुत लेट डाउन फील हुआ कि इस तरह का पैक्ट साइन कर दिया यूएस ने ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसके बाद अभी हाल ही में बिल्कुल रिसेंटली हम बात करें आरएए के बारे, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट के बारे, सो ये किसके बीच में है, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिफेंस रिलेटेड एग्रीमेंट। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स जो हैं, ग्रुपिंग्स जो हैं, काफी बढ़ रही है इंडो पैसिफिक में। पर्पस क्या है, पर्पस अगेन चाइना को कंटेन करना, चाइना के राइस को कंटेन करना। अगला जो क्वाड समिट है, अब हम जापान को देख रहे हैं, देखिए अगला क्वाड समिट जापान में होगा। जापान एक मिडिल पावर है। मिडिल पावर क्या होती है, यानी कि वो कंट्री जो बहुत ज्यादा सुपर पावर भी ना हो, जिसकी बहुत ज्यादा मिलिट्री डोमिनेंस भी नहीं है, बट इतनी कम भी नहीं है, ठीक है। मिडिल पावर यानी कि अगर इसका बहुत सिग्निफिकेंट डोमिनेंस नहीं है जापान का, लेकिन कंसिडरेबल डोमिनेंस जरूर है कि भाई जो बाकी कंट्रीज है इंडो पैसिफिक में वो भी जापान को इतना लाइटली नहीं ले सकते हैं। तो ये मिडिल पावर्स हैं, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ठीक है, जर्मनी हो, ये मिडिल पावर्स हैं। मतलब इतना क्लाउड नहीं है जैसे कि चाइना का हो या जितना अमेरिका का हो, इतना इनका बड़ा क्लाउड नहीं है जैसे एक सुपर पावर का होता है, ठीक है। तो अब जापान भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है इस रीजन में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात इंडो पैसिफिक में चल रही है। उसके बाद हम बात करें यूरोपियन यूनियन की और एशियान की। सो व्हाट इज द रोल विच यूरोपियन यूनियन एंड एशियान विल प्ले इन द इंडो पैसिफिक। देखिए यूरोपियन यूनियन में दो कंट्रीज बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, एक तो फ्रांस है और एक जर्मनी है, ठीक है। अब फ्रांस तो बहुत नाराज था ऑकस का एग्रीमेंट जब साइन हुआ, क्योंकि फ्रांस फेल्ट लेट डाउन कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने उसको धोखा दिया, क्योंकि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में $60 बिलियन की डील साइन की गई थी 2018 में एज फार एज द सबमरीन टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। तो अब फ्रांस अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी ओरिएंट कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में, स्पेशली इंडिया के साथ अलाय करके। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने भी लास्ट ईयर सितंबर में एक वाइट पेपर रिलीज किया था एज फार एज यूरोपियन यूनियन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इज कंसर्न। लेकिन यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन यहाँ पे सेंट्रलिटी एशियान को दे रहा था अपने इंडो पैसिफिक पॉलिसी में। तो यूरोपियन यूनियन भी बहुत स्मार्ट है। हमें अगर यूरोपियन यूनियन के जो बहुत सारे जो अफेयर्स हैं वो तो जर्मनी कंट्रोल करता है, तो जर्मनी डज नॉट वांट टू काउंटर चाइना। देखिए अब ये बहुत स्मार्ट, ये देखिए अब एक तरफ तो वो सारी की सारी जो कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन में, दे वांट टू मेंटेन देयर प्रेजेंस इन द रीजन, ठीक है। एक तरफ से वो तो यूएस को भी नाराज करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो चाइना को भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। चाइना के साथ उनका ट्रेड इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो चाइना को इतना ज़्यादा भी काउंटर नहीं कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम दे हैव, कहने की बात यह है कि ये सब जो रीजन्स हैं यूरोपियन यूनियन की बात करें, ये अपनी पॉलिसीज बना रही हैं, स्ट्रैटेजी बना रही हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसमें सेंट्रलिटी एशियान को दी गई है, इंडिया को इतनी नहीं दी गई है। फ्रांस का इंटरप्रिटेशन इंडो पैसिफिक पॉलिसी का डिफरेंट है, लेकिन जर्मनी का इंटरप्रिटेशन खास करके यूरोपियन यूनियन की जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी का वो काफी डिफरेंट है, ठीक है। अब आने वाले समय में अभी देखिए नई सरकार जर्मनी में बनी है और इसी साल में अप्रैल में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस फ्रांस में भी होने हैं। तो हो सकता है कि जो यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी है टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक, क्या पता ये आने वाले टाइम में बदली जाए, चेंज हो, इसमें अमेंडमेंट्स की जाए, तो ये तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे। एशियान की बात करें तो अब एशियान के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा रहती है कि एशियान के तो दोस्त बहुत हैं, यूरोपियन यूनियन भी एशियान का दोस्त है, अमेरिका भी एशियान का दोस्त है, इंडिया भी है, लेकिन एशियान एक तरफा स्टैंड नहीं ले सकता, ना अमेरिका का ना इंडिया का, बिकॉज एशियान को डर चाइना के एग्रेशन का भी रहता है, ठीक है। चाइना कहता है कि भाई एशियान को, भैया ये इस एरिया का दादा तो मैं ही हूं, तो आप कितना अमेरिका के साथ हाथ मिला लोगे, कितना इंडिया के साथ हाथ मिला लोगे। तो एशियान कंट्रीज के लिए भी ये थोड़ी दुविधा की बात है। अब ऑब्वियसली अब
उनके रिलेशंस इंडिया के साथ अच्छे हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया की इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है एज कम्पेयर टू चाइना। तो एशियान को आज के टाइम पे पता है यार कि चाइना के साथ अपनी दोस्ती मेंटेन करने में ज़्यादा बेटर है। और एशियान फिर ये कहता है यार कि मैं ये बीच के रीजनल पावर राइवलरी में क्यों पढ़ूं, अमेरिका के बीच में, चाइना के बीच में, इंडिया के बीच में, अमेरिका चाइना की लड़ाई में, इंडिया चाइना की लड़ाई में। तो एशियान वांट्स टू मेंटेन इट्स न्यूट्रलिटी, ठीक है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एशियान की जो यूनिटी है दैट इज ऑल्सो अंडर स्ट्रेस, और जो एशियान की सेंट्रलिटी है, यानी कि इंडो पैसिफिक में तो एशियान की सेंट्रलिटी बननी चाहिए बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग है इस रीजन की, लेकिन उसकी जो सेंट्रलिटी है वो भी अंडर क्वेश्चन है बिकॉज एशियान को ये असर्टिव स्टैंड नहीं ले पा रहा वेदर अगेंस्ट चाइना और वेदर अगेंस्ट अमेरिका। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया? देखिए, पहली बात तो यहाँ पे ये सजेस्ट करी गई है कि क्वाड को स्ट्रेंथन किया जाए। क्वाड को लेके बहुत सारी बातें करी गई हैं पिछले एक साल में, है ना। तो अगर क्वाड को स्ट्रेंथन करना है इंस्टीट्यूशनली, वो तो अब चलो इंडिया ने ये बात एक्सेप्ट कर ली यार कि क्वाड जो है वो एक मिलिट्री ब्लॉक नहीं है, तो अमेरिका ने यहाँ पे मिलिटरीली हमको हेल्प नहीं करना, ठीक है। ये जो नेवल एक्सरसाइजेस होंगी हमारी ओकेजनली वो होती रहेंगी, इंस्टीट्यूशनली हम इस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज हैं, कैसे हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को, ट्रेड को, पीपल टू पीपल रिलेशंस को अपहोल्ड कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी रहेगा कि इंडिया इस बात को इंश्योर करे कि जो इंडिया ने वो टारगेट अनाउंस किया था कि भी हम 1 बिलियन वैक्सीन्स देंगे खास करके पैंडेमिक के चलते इंडो पैसिफिक रीजन को बाय द एंड ऑफ दिसंबर ऑफ दिस ईयर। तो ये जो टारगेट इंडिया ने कमिट किया इसको इंश्योर करना पड़ेगा बिकॉज हम देख रहे हैं कि अभी देखिए अभी भी थर्ड वेव चल रहा है, बहुत सारे केसेस राइज कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जब तक हर किसी को टीका नहीं लगता, जब तक हर किसी को वैक्सीन नहीं मिलती, तब तक कोई भी सेफ नहीं है। तो इंडिया को ये जो टारगेट इंडिया ने अनाउंस किया था इसको इंश्योर करना पड़ेगा दैट इट इज एबल टू अपहोल्ड दिस टारगेट। उसके अलावा इंडिया को जो अपनी कोऑपरेशन है विद साउथ ईस्ट एशियन पार्टनर्स इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस एंड थाईलैंड, इनके साथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। एक और बात यहाँ पे आती है दोस्तों कि अभी जो 14th ब्रिक्स समिट है, ठीक है, 14th ब्रिक्स समिट जो है वो इस साल 2022 में होगी, ठीक है। कहाँ होगी? चाइना में होगी। अब ये बात देखने वाली होगी दोस्तों कि मोदी जी चाइना जाते हैं ब्रिक्स की मीटिंग को अटेंड करने के लिए कि नहीं जाते हैं। अभी जो LAC में सिचुएशन पिछले 2 साल में बहुत टेंस बनी हुई है, तो सक्सेसिवली बहुत सारे राउंड ऑफ नेगोशिएशन चल रहे हैं बिटवीन द कॉर्प्स कमांडर, बिटवीन इंडिया एंड चाइना। लेकिन वो राउंड ऑफ नेगोशिएशन जो है अभी तक 14 राउंड ऐसे नेगोशिएशन के हो चुके हैं, लेकिन इतने ज़्यादा कोई भी कंक्रीट आउटकम निकल के नहीं आया सामने। अब देखने वाली बात होगी कि इस साल ब्रिक्स की जो मीटिंग है, देखिए ब्रिक्स को लेके बहुत सारी बातें करी गई थी जब नया नया ब्रिक्स का ब्लॉक बना था। ग्लोबल साउथ साउथ कोऑपरेशन बढ़ाई जाएगी, ठीक है, चैलेंज किया जाएगा वॉशिंगटन कंसेंसस को। लेकिन आज के टाइम पे तो ब्रिक्स की जो सेंट्रलिटी या रेलेवेंस की बात करें बहुत कम लग रही है ना। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में मोदी जी जाते हैं ब्रिक्स की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, ब्रिक्स को क्या वो रिवाइवल मिलता है कि नहीं मिलता, उससे भी जो डायनामिक्स है इंडो पैसिफिक के काफ़ी चेंज हो सकते हैं। और लास्टली, क्योंकि इंडो पैसिफिक में दोस्तों आपका ईस्टर्न और आपका जो सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है वो भी आ जाता है, अगर आप मैप में देखेंगे अच्छी तरह से। तो इस करके बहुत ज़रूरी है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को यही नहीं सिर्फ क्वाड के ऊपर ही ज़्यादा एम्फेसाइज करना है कि भाई अमेरिका आ गया, जापान आ गया, लेकिन जो इंडियन ओशन आइलैंड स्टेट्स हैं, ठीक है, हम बात करें ईस्टर्न अफ्रीका की, बात करें साउथ अफ्रीका की, इन सब के साथ ये जो छोटे छोटे देश हैं इनके साथ भी इंडिया को अपनी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रीजनल मैकेनिज्म है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। तो क्वाड बन गया वेरी गुड, ऑकस बन गया वेरी गुड, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं एज फार एज द कंट्रीज रिलेटेड टू द इंडियन ओशन इज कंसर्न, तो उसके ऊपर भी हम ज़्यादा गौर करें, उसके ऊपर भी एम्फसाइज करें, पीरियोडिक मीटिंग्स होल्ड करें, ठीक है, ताकि हम इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम को भी इग्नोर ना करें, ठीक है। इसी तरीके से और इसी बहाने हम अपनी जो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है विद इन द इंडो पैसिफिक रीजन वो और बढ़ा सकेंगे, ठीक है। सो वी शुडंट बी डिपेंडेंट ओनली अपॉन क्वाड और ओनली अपॉन अमेरिका, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पुराने प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, खास करके इंडियन ओशन कंट्रीज के साथ, लिटोरल स्टेट्स के साथ, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, उसको भी अपहोल्ड करना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, ये एडिटोरियल से क्वेश्चन क्या बनता है? इंडो पैसिफिक इज एट द क्रॉस रोड्स ऑफ रीजनल राइवलरीज, सो इलैबोरेट व्हाट सजेशंस वुड यू गिव फॉर इंडिया टू रिमेन एंगेज्ड इन दिस रीजन। सो दोस्तों, ये थे आज के हमारे एडिटोरियल्स। दोस्तों, जो एडिटोरियल शाम सरन का आया है सियाचिन से रिलेटेड, वो हम फ्यू मिनट सीरीज में किसी दिन शेयर करेंगे थोड़ा, क्योंकि वो लेंदी टॉपिक है, तो उस करके थोड़ा सा अलग से मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी दोस्तों, जाने से पहले मैं बार बार कहता हूं कि टाइम कम रह रहा है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है प्रीलिम्स के लिए, तो हमने कुछ क्रैश कोर्सेज लॉन्च करे हैं जहां पे आपके करंट अफेयर्स और आपके जीएस का जो सिलेबस है उसको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हम कवर कर रहे हैं, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली आपको रिवाइज करके देंगे, और साथ में इसके साथ टेस्ट सीरीज भी शुरू करिए, बिकॉज जब तक आप अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा। तो जो करंट अफेयर्स प्लस टेस्ट सीरीज का क्रैश कोर्स है ये 10,000 का है, तो इसमें ये 12 हफ्ते का कोर्स रहेगा जिसमें 28 टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, और साथ में आपको 16
16 मंथ्स के करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे 2021 जनवरी 1 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक के। और अगर आपको लगता है कि आपका जीएस का जो सिलेबस है वो भी थोड़ा पॉलिश करने वाला है, आपको लगता है कि आपका जो स्टैटिक पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, एनवायरमेंट की बात करें, कि इसमें भी आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इसको भी आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स भी है जहां पे जीएस और करंट अफेयर्स और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगी एट द कॉस्ट ऑफ 15,000। आप ये दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और इन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं, तो इससे पहले देर ना हो जाए। सो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम मंडे को। आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।